मेरी आंटी मुझसे रोज़ पनीर मंगवाती थी, मगर उस टाइम मैं बहुत हैरान हो जाती जब आंटी उस पनीर को पकाए बिना ही अपने बेडरूम में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती कि पनीर बहुत स्वादिष्ट था। एक दिन आंटी का राज जानने के लिए मैंने अपने बहन को आंटी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी जान ही निकल गई। मीना आंटी ने मुझे 1 किलो पनीर मंगवाया था। मैं जैसे ही पनीर लेकर घर पहुंची तो आंटी ने मुझसे झोला ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का सी रह गई कि आंटी को क्या हो गया। अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे अंकल ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी। मैं लिविंग रूम में ही बैठी थी। मैं जल्दी से उठकर उनके पास आई थी। मुझे उनकी चिंता लगने लगी, मगर वह बोले थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। अंकल को कुछ संदेह हुआ तो अंकल ने दरवाज़ा पीट डाला, मगर कमरे से तो आंटी की कोई आवाज़ ही नहीं आई। अंकल ने मुझे घूर के देखा और पूछा, मीना आंटी कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है? मैं घबरा गई। मैं बोली, अंकल आंटी तो कमरे में ही है, शायद आंख लग गई होगी उनकी, आराम कर रही हैं। अंकल ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दी। फिर बोले, मीना दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। लेकिन आंटी ने कोई जवाब नहीं दी। मैं अंकल का हाथ पकड़कर चारपाई के पास लेकर आई। मैं अंकल के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से और नाराज़ होने की वजह से सूखा पड़ गया था। मैं बोली, अंकल आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है आंटी सो गई हो। सभी भी तो सो रही है ना। अंकल ने ना में सिर हिला दिया और मुझसे बोले, जाओ तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं अंकल के पास ही बैठी रही। तभी अंकल के दरवाज़ा खुला और आंटी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। अंकल एकदम गुस्से से उठे और आंटी पर चिल्लाते हुए बोले, कमरा अंदर से क्यों बंद करी थी? तुम नहीं जानती क्या? मैं अपने 2 मासूम भतीजी को तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर निकलता हूँ। तुम तो हर रोज़ यही सब करती होगी ना। तुमने मेरे भतीजी को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 17 साल की कम उम्र और डरपोक लड़की थी। अंकल को गुस्से में देखकर मैं खुद ही डर गई थी, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली, अंकल आप गलत सोच रहे हैं। आंटी ने कभी हमें पराया नहीं समझा। वो माँ की तरह हम दोनों का ख्याल रखती है। शायद आज उनकी तबीयत खराब हो, इसलिए सो गई हो। मेरी बात सुनकर अंकल ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए थे। आंटी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया था। वो बोली, शुक्रिया सनवी। मैंने कहा, शुक्रिया को गोली मारो। आ जाओ किचन में, चलो चलकर पनीर बनाते हैं। आंटी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वह बोली, सनवी पनीर तो मैं खा गई हूँ, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। आंटी लंगड़ाती हुई किचन में चली गई थी। मैं हैरान होकर खड़ी थी कि आंटी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने पनीर खा लिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो कच्चा पनीर अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई थी और पढ़ते पढ़ते ना जाने मेरी आंखें लग गई थी। मुर्गी के बाग से मेरी आंख खुल गई। सभी भी जग गई थी और हम दोनों किचन में जाकर आंटी की मदद करने लगे। आज आंटी ने मुझे बड़ी बेचैन और खोई खोई सी लग रही थी। अंकल भी किचन में आ गए थे और जब अंकल भी रिलैक्स लग रहे थे, आंटी से आराम से बात कर रहे थे, मैंने यह सोचकर ये सब नज़रअंदाज किया था कि यह सब मेरा वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई थी और अंकल के साथ ही चली गई थी।
वो ऑफिस जाते हुए मुझे भी साथ लेकर जाया करते थे और मैं और सभी एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम हो चुकी थी, इसलिए उसकी छुट्टियां थी, जबकि मैं थर्ड ईयर में थी। मेरी एग्ज़ाम के लिए 2 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस में सफ़र करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची थी, मुझे लगा आंटी मेरे इंतज़ार में ही बैठी थी, तो बोली, सनवी जल्दी से यूनिफॉर्म बदलो और बाज़ार जाकर 1 किलो पनीर लेकर आओ। मैं झट से गई और बाज़ार से 1 किलो पनीर लेकर आ गई और आंटी से बोली, उस दिन पनीर लेकर आई थी, उसका आप क्या किए? यह सुनकर मेरे आंटी की चेहरा एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर वह हाँ में सिर हिलाकर पनीर लेकर अपने कमरे में चली गई। मुझे एकदम से घिन आई थी कि कच्चा पनीर अपने कमरे में लेकर कौन जाता है। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ने लगी। शाम के वक्त अंकल घर आए तो मुझे और सभी के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। अंकल की आवाज़ सुनकर आंटी अपने कमरे से निकली तो वह लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान हो गई कि पहले तो आंटी की लंगड़ाहट ठीक हो गई थी, अब दोबारा वो क्यों लंगड़ा रही है। मुझे आंटी पर शक हुआ, कहीं अंकल को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैं आंटी के चेहरे की तरफ देखा तो यह देख के सब पता चल रहा था कि वह बड़ी तकलीफ़ में है। मैंने अपनी सोच पर ब्रेक लगाया और आंटी के पास गई और उनसे पूछताछ की कि उनके पैर में क्या हुआ है, तो वह चुप बैठ गई थी। अंकल को भूख लगी थी, इसलिए आंटी किचन में फटाफट चली गई थी। मैं अक्सर किचन में आंटी की मदद करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए मैं किचन में चली गई। मैंने कहा, आंटी पनीर के बारे में सोच सोच कर बड़ी भूख लगी है। आंटी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखा था। फिर बोली, वो तो मैं आज तो घर में भिंडी बनी हुई है, पनीर तो मैं खा गई, क्या स्वादिष्ट पनीर था। मैं हक्का बक्का सी रह गई थी। एकदम से मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपने ही ध्यान में थी कि सभी को देखकर मैं चौंक गई थी। वो अपनी फर्स्ट ईयर की किताबें खोलकर बैठी थी। मैंने कहा, जब पढ़ने के दिन थे तब तो पढ़ाई से जान निकलती थी, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैंने सभी से किताब खोलने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर बार मेरी माँ बनने की कोशिश ना करो। आप सिर्फ मुझसे 3 साल बड़ी है, 30 साल नहीं, जो मेरे हर मामलों में टांग अड़ाते फिरती हो। मुझे सभी को इस तरह की बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं उसे छोड़कर अंकल के पास आकर बैठ गई थी। अंकल मेरी पढ़ाई के पूछताछ करने लगे, जबकि मेरा सारा ध्यान आंटी के पैर पर था। तो अंकल के सामने आने का टाल रही थी और बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि लंगड़ा कर ना चले। अंकल ने जब मुझे यूं गुमसुम सोच में देखा तो परेशानी की वजह पूछने लगे। अपने बिना कुछ सोचे ही अंकल को बता दिया कि सभी ने मेरे साथ बदतमीजी की। अंकल सुनकर परेशान हो गए थे। फिर सभी को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर हमारे साथ बैठा करो। अंकल के शब्द अभी मुंह में ही था कि सभी ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। वह बोली, पिताजी खुद तो गुजर गए, लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। अंकल कहते हैं कमरे में मत बैठा करो, आंटी कहती है घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। अंकल सभी की हालत देखकर हैरान हो गए थे। फिर उठे और सभी को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, सभी तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी भी भतीजी नहीं समझा, बल्कि हमेशा मैं अपनी बेटी समझा है। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। सभी बिना कुछ बोले सिर्फ रोती चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफ़ी मांगकर अपने कमरे में चली गई।
अंकल ने आंटी को आवाज़ देकर बुलाए और फिर बोले, सीमा आजकल सभी घर में रहती है तो इतनी चिड़चिड़ी सी क्यों हो गई है? कोई बात हुई है क्या? आंटी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। वो बड़ी डरी हुई लग रही थी। वो बोली, मनोज, सभी हरदम अपने कमरे में बैठी रहती थी, इसलिए मैंने एक दो बार उसे बोला था कि घर के काम काज में थोड़ा मदद किया करो। इस तरह से तुम बोर भी नहीं होगी। शायद मेरी इस बात से वह नाराज़ हो गई होगी। अंकल कुछ सोचने लगे, पर ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि सीमा आंटी कुछ छुपा रही थी। जब वह कमरे में आई तो सभी मुझे बड़ी जोश में लग रही थी। वह बोली, सभी मैं सारा दिन फिल्में देख लिया करूँगी, तुम पढ़ाई में मन लगाना। मेरा भी दिल ललचा गया था। अंकल सभी के लिए तो बच्चों वाली फिल्में लेकर आए थे, एनिमेटेड मूवी भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक जग कर पढ़ाई करती थी। मैं पढ़ाई कर रही थी तब मैंने आंटी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। कदमों से चलती हुई छत पर चली गई थी। ना जाने वो इतनी रात को क्या करने छत पर गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह तो सब भूल कर बाहर ही देख रही थी। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर आंटी अपने कमरे में चली गई थी। आखिर यह सब क्या हो रहा था? मैं इस फिक्र में घुलती जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो आंटी ने मुझे पैसे थमा दिए और बोला, जाकर पनीर लेकर आओ। मैं कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में गई तो यह देखकर दंग रह गई कि सभी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का बुक पढ़ रही थी। मुझे देखकर वह इस तरह चौंक गई थी कि झट से वह किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले आंटी का पनीर ला देती हूँ, सभी को तो बाद में देख लूँगी। मैं पनीर ले आई तो आंटी ने मुझसे झोला ले लिया और अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गई। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और सभी की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वह बोली, सनवी, तुम आंटी को रोज़ रोज़ पनीर लाकर मत दिया करो। मैं हैरान रह गई कि वह ऐसा क्यों बोल रही है। क्यों, क्या हुआ? सभी सभी जल्दी से उठकर मेरे पास आई और मेरे कान में ऐसी बात बोल दी कि मेरा सर चकराता हुआ महसूस हुआ। मैं सभी की बात झुठला भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो सारा दिन घर में ही रहती थी। उसे तो आंटी के हर काम की बराबर जानकारी होगी। मैंने सभी को कसम देकर मना कर दिया, फ़िलहाल वो इस बात को किसी से ना कहे। मैं खुद इस मामले की सारे तहकीकात करूँगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो सभी टेरेस पे चली गई थी। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सभी और आंटी की वजह से मैं बहुत परेशान रह रही थी। यह दोनों ही बड़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपने सोच में ही गुम थी कि आंटी अपने कमरे से निकल आई। वो लंगड़ाती हुई चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने कहा, आंटी पनीर कहाँ गया? आंटी बोली, वो तो मैंने खा लिया, बड़ी स्वादिष्ट पनीर था। मैं चुप हो गई थी। आंटी लंगड़ा लंगड़ा कर घर के सारे काम कर रही थी। तब अचानक मुड़कर बोली, सनवी, सभी कहाँ है? मैंने कहा, वह तो टेरेस पे है। यह सुनकर आंटी का चेहरे के रंग एकदम उड़ गया था। वो लंगड़ाती हुई टेरेस की तरफ जाने लगी थी। मैंने सिर्फ झटक दिया और अपना किताब उठा ली। यह दोनों तो पागल है, मुझे भी पागल बना देंगे। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। आंटी को टेरेस पे गए हुए काफ़ी देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे ही टेरेस पे चली गई। सीढ़ियों से चढ़ते हुए आंटी की आवाज़ आसानी से सुन सकती थी। वो सभी को बुरी तरह से डांट रही थी और सभी की रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल अपने बहन के लिए टूट सा गया था। जैसे ही टेरेस पे पहुंची तो आंटी ने मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने सभी को गले से लगाया और कहा, लूडो नहीं खेलोगी अपनी आंटी के साथ? सभी ने भी अपने आंसू पोंछ लिए थे
और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों को हैरत से देख रही थी। मैं सभी का हाथ पकड़ा और खींचते हुए नीचे लेकर आ गई थी। उस कमरे में लाकर पूछा, आंटी तुम्हें क्यों डांट रही थी? सभी घबरा गई और बोली, नहीं तो आंटी मुझे क्यों डांटेगी, बल्कि वह तो मुझे बहुत प्यार करती है। मैं कुछ सोचकर चुप हो गई थी। मैंने कहा, सभी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं आंटी का राज जानना चाहती हूँ। उस दिन जो तुमने मुझे बात बताई थी वो सिर्फ तुम्हारे वहम पर ही निर्धारित है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली सबूत ला कर दो। कल जब मैं आंटी को पनीर ला कर दूँगी तो उनके कमरे में छुप कर देखना कि वह पनीर कैसे खाती है और फिर लंगड़ा कर क्यों चलती है। मेरी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दी थी। वो बोली, सनवी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन मैं कॉलेज से वापस आते समय अपने दिमाग में सारा प्लान फिट कर रही थी। घर पहुंची तो मैंने आंटी को मेरा इंतज़ार करते पाया था। वो बोली, सनवी, जल्दी से पनीर ला कर दो। मैं मुंह हाथ धोने के लिए कमरे में चली गई और सभी को समझा दिया, जैसे ही मैं आंटी को आवाज़ दूंगी तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हाँ कर दिया था। मैंने आंटी को आवाज़ दिया और कहा, आंटी, पनीर महंगे हो गए हैं, थोड़े और पैसे देने होंगे। आंटी मुस्कुरा कर बोली, तो फिर क्या हुआ, अभी लाकर देती हूँ पैसे। इतनी देर में सभी आंटी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं पनीर ले आई थी और आंटी ने मुझसे पनीर ले लिया और खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर लिविंग रूम में बेचैन होकर चक्कर पे चक्कर काट रही थी। 1 घंटे के बाद आंटी का कमरा का दरवाज़ा खुला और वह लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर आ गई थी। वो किचन में चली गई तो सभी भी उनके कमरे से बाहर आ गई थी। यह देखकर तो मैं दंग ही रह गई कि सभी भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने सभी की बाजू को पकड़ा और जल्दी से पूछा, बता, मुझे क्या मालूम हुआ तुझे? सभी बड़ी परेशानी सी लग रही थी। वो बोली, सनवी, मैं तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि आंटी हमसे छुप छुप कर घर से निकलती है, मगर तुमने यकीन ही नहीं किया था। वह खिड़की बहुत छोटी है, उससे निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसलिए आंटी लंगड़ा कर चलती है। मैं भी इस खिड़की से निकलकर आंटी के पीछे जाना चाहती थी, मगर चोट की वजह से मैं नहीं जा पाई। मैंने सभी को कसम दी कि अंकल को इसके बारे में कभी ना बताए। वो बोली, मैं पागल तो नहीं हूँ कि अंकल का घर उजाड़ने का सोचूं। मैंने सभी को एक किताब दे दी और कहा कि तुम इसे पढ़ लेना। मैं उसका छोटा सा दिमाग पूरी तरह घुमाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इस दुविधा में फंस गई थी कि आंटी की बात अंकल को बताऊं या ना बताऊं। आंटी तो हमारे साथ बहुत अच्छे से रहती थी, मगर वह अंकल के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बात सोचते सोचते मेरी आंखें लग गई थी। ना जाने मैं कितनी देर तक सोते रही। जब मैं अंकल के चीखने चिल्लाने की आवाज़ से उठी थी, हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागती हुई गई तो लिविंग रूम में मैंने अंकल, आंटी और सभी को देखा। मुझे लगा सभी ने आंटी की हकीकत अंकल को बता दी है, तभी तो वो उन पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर अंकल गुस्से से बोले, सनवी, मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इसे नहीं संभाल पाई। अंकल का इशारा सभी की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अंकल, क्या हुआ है? अंकल की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोले, तुम सभी से मालूम करके मुझे बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं तो एकदम से डर गई थी। मैं तो ज़ोर ज़ोर से एकदम ना में सिर हिला दिया। मैंने बोला, नहीं अंकल, हमारी सभी ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुआ होगा। आंटी भी आगे बढ़कर बोली, मनोज, आप बिना सबूत के इतना गुस्सा ना करें, बच्ची है, वो सुधर जाएगी। अंकल अब आंटी को घूर रहे थे। वो बोले, मैंने तुमको शादी के पहले दिन ही बताया था
कि यह दोनों लड़कियां सिर्फ मेरे भतीजी नहीं हैं, बल्कि यह मेरी बेटियां भी है। तुम माँ बनकर इनका परवरिश करना। इस तरह से पालन पोषण किया है तुमने इनका। मैंने सभी का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई थी। मैंने सभी से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि आखिर बात हुई क्या है। वह रोते हुए बोली, आंटी चाहती है कि हम दोनों उनके पति के घर छोड़कर चली जाए, इसलिए वो ये सब करके हमारे अंकल के नज़रों से गिराना चाहती है। सभी की बात ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही गड्ढा में गिर जाएंगे। अगले दिन मैं अंकल के साथ कॉलेज जाने लगी तो अंकल बड़ी खामोश है। उनकी आंखें बड़ी गुस्से में दिख रही थी। मैंने कहा, अंकल आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने के लिए आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। अंकल कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर यह मेहरबानी थी कि वह मुझे लेने के लिए आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वह घर से बाहर ही रहे, जब मैं इशारा करके बुलाऊंगी तब वो आए। मैं जैसे ही घर गई, आंटी ने पनीर की ऑर्डर कर दिए। थोड़ी देर के बाद जब मैं पनीर लेने बाहर निकली तो अंकल आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो। मैंने कहा, बस आप चुप रहे, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं पनीर लेकर घर चली गई तो आंटी ने मुझसे झोला ले लिया और अपने कमरे में चली गई थी। मुझे इसी वक्त का इंतज़ार था। मैं जल्दी से घर के बाहर आई और अंकल को अपने साथ घर लेकर गई। मैंने कहा, अंकल आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए। अंकल के पास एक धारदार कट्टर था, उसके ज़रिए से और कमरे का दरवाज़ा खोल लिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो आंटी अंदर नहीं थी। उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली थी। अंकल ने उसे खिड़की से बाहर जाकर उसे आंटी नज़र आई। वो तेज़ तेज़ चलती हुई कहीं जा रही थी। अंकल भी उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और सभी भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर पाई थी। हम तीन और आंटी का पीछा करते हुए दूर एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। वह एक बाबा का घर था, जहां लोग ताबीज़ बनवाने जाया करते थे। तेज़ तेज़ चलते हुए अचानक जब आंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनका रंग फीका पड़ गया था। अंकल आगे बढ़े और आंटी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए थे। कल के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। बोले, सीमा आज मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका हूँ। बोलने का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ सच सच बोल दो। तब आंटी बोली, मनोज भगवान साक्षी है, मैं आपकी इन दोनों भतीजियों को अपनी बेटी ही समझा है, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते हैं कि उनकी ख्याल मैं नहीं रखती। उनकी वजह से आप मुझे दो शब्द भी सुना देते थे, तब मुझे ये वहम हो गया था शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता था जैसे कि आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से इसके बारे में बात करी तो वो बोली, एक साधु बाबा है जिनका मंत्र बहुत जालिम है, उसे पति मुट्ठी में आ जाता है, इसलिए आप लोगों से छुपाकर मैं उनके सभा में जाती थी। साधु बाबा ने कहा था पूरे 30 दिन 1 किलो पनीर पर मंत्र प्रयोग करना है और वही पनीर नहर के किनारे फेंक देना है। मुझे यह सब करते हुए पूरे 27 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद इस मंत्र का पठन करती थी, जिसकी वजह से सभी पर ध्यान न रख सकी, मुझसे चूक हो गई। सभी अपने ही इलाके के आवारा लड़के से मोहब्बत कर बैठी और उनके दरमियाँ चिट्ठी और ख़त का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे सभी पर शक हुआ, इसलिए आधी रात छत पर चली गई। तब मुझे रमेश का खत मिला। उसमें उसने सभी की तारीफ बहुत की हुई थी। मैंने वह खत सभी को दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारे आगे का
तुम्हारे अंकल को बता दूंगी, इसलिए समय रहते तुम सुधर जाओ। मगर सभी तो मुझे अपने दुश्मन समझने लगी थी। मैं यह ठान चुकी थी कि 30 दिन का व्रत पूरा करने के बाद सभी के साथ सख्ती से पेश आऊँगी। मगर यह व्रत पूरा होने से पहले ही यह मेरा राज आप जान चुके हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं सभी का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने सभी की तरफ देखा तो शर्म के मारे सर झुकाकर खड़ी थी। अंकल ने आगे बढ़कर सभी के सर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा, अगर पिंटू अच्छा लड़का होता तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा देता, मगर वह बहुत चंचल इंसान है। मोहल्ले के हर लड़की पर उसकी नज़र रहता है। सभी रोने लगी और बोली, अंकल, घर में सुनापन और अकेलापन था, इसलिए मैं गलत राह पर चल पड़ी, वरना मुझे पिंटू से कोई प्यार वार नहीं है। अंकल मुस्कुरा दिए थे। उनके सर से भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था, यकीनन, और अब आंटी को खबर लेने वाले थे। वो आंटी को हमारे सामने कभी डांटा नहीं करते थे। मैंने कहा, अंकल, आंटी को कुछ नहीं करना, वह हमारी माँ जैसी है। आंटी रोते हुए हम दोनों बहनों के गले लग गई और एक बार फिर हमारे घर में प्यार का खुशनुमा माहौल कायम हो चुका था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।